लिखो बेटा। जेल्डाल्स मेथड अपने नाइट्रोजन एस्टिमेशन वाला मेथड कर रहे थे ना। इसमें लिखो जेल्डाल मेथड। ठीक है ना। तो आपके पास में दो मेथड्स होते हैं नाइट्रोजन एस्टिमेशन में, एक डुमास मेथड और जेल्डाल्स मेथड। जेल्डाल्स मेथड हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स के लिए हम लगा सकते हैं, पर ये सभी नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नाइट्रो कंपाउंड्स एजो कंपाउंड्स जिनमें एन डबल बॉन्ड एन टाइप का ग्रुप आए। ठीक है ना। एंड दोज कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द रिंग। ठीक है ना। एंड दोज कंपाउंड्स इन विच नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट इन ए रिंग। ठीक है। तो मेथड हम डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए इसमें। क्वेश्चन लिखें, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल्डाल मेथड, द अमोनिया evolved by 0.5 gram of organic compound is neutralized by 10 ml of 1 molar H2SO4. Calculate percentage nitrogen। तो जेल्डाल मेथड में हमारे पास में जो भी अमोनिया प्रेजेंट होती है या अमोनिया जो हमें बनानी होती है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ है इसमें। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वहां पे हमें अमाउंट इक्वेट करनी होती है। जैसे NH3 एक बेस होता है। NH3 क्या है? बेस। तो हम ये लिखते हैं कि इक्वलेंट्स ऑफ NH3 शुड बी इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ H2SO4 होना चाहिए। दोनों के इक्वलेंट्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो इक्वलेंट जब हम बराबर करते हैं तो इक्वलेंट बराबर करने का तरीका होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है। इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा? इक्वलेंट्स आएंगे NH3 के।
तो नॉर्मेलिटी आपको गिवन नहीं है, पर आपको मोलारिटी गिवन है यहाँ पे H2SO4 की, पर आप इसमें नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं मोलारिटी इंटू एन फैक्टर करके। जो H2SO4 है इसका एन फैक्टर होता है 2, क्योंकि ये 2H+ दे सकता है। तो 1 × 2, ये इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी, इंटू वॉल्यूम 10 ml है, इंटू वॉल्यूम 10 ml है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए लीटर में। तो ये हमारे पास में इक्विवेलेंट्स हो गए, ग्राम इक्विवेलेंट्स H2SO4 के। और यही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? अमोनिया के होंगे। ठीक है। अमोनिया जो होता है वो मोनोबेसिक होता है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो इक्विवेलेंट को, मोल्स इनटू मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू एन फैक्टर ऑफ अमोनिया। और एन फैक्टर ऑफ अमोनिया जो बेस होता है उसका एन फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेस का एन फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं वो कितने OH देगा। तो अमोनिया जब एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो उसको हम NH4OH लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अमोनिया को NH4OH लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। तो ये कितने OH देगा? ये OH देता है बेटा 1। कितने OH देगा? 1। तो जो अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में जो होता है उसका एन फैक्टर लिया जाता है 1। तो यहां से हमारे पास में क्या आएंगे? मोल्स आ जाएंगे अमोनिया के, मोल्स ऑफ NH3 इंटू 1, क्योंकि इसका एन फैक्टर क्या है? 1। मोल्स इंटू एन फैक्टर लिख सकते हो आप इक्विवेलेंट्स को, विल बी इक्वल टू 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? -2। अब हमें मोल्स ऑफ अमोनिया पता चल गया, तो हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन भी पता चल जाएगा। मोल्स ऑफ N एटम्स, नाइट्रोजन के एटम। तो इसकी एटोमिसिटी अमोनिया में नाइट्रोजन की 1 है, तो इसके N के एटम्स भी कितने हो जाएंगे? 2 × 10 की पावर -2 मोल। और अब मास निकाल लो इससे, मास ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 2 × 10 की पावर -2 इंटू 14। 14 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपने एटम लिया है, तो एटम का वेट 14 होता है। इससे आपके पास में आ जाएगा ये 28 × 10 की पावर -2, दैट इज 0.28। तो आपके पास में 0.28 ग्राम जो है वो क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है ना। और ये नाइट्रोजन एटम कहाँ पे है? ये इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आया है सारा। ये 0.5 ग्राम आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया था, यहीं से आया है। तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल्स टू 0.28 अपॉन 0.5 इंटू 100। तो यहाँ से आपके पास में ये आंसर आ जाएगा, ये लगभग आपके पास में 56% आ जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक मोल कॉन्सेप्ट के ही सवाल होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी आपके पास में सवाल आए तो आपको ये सोचना है कि उस एलिमेंट का वेट हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है। लास्ट मेथड है हमारे पास में, ये जेल्डाल मेथड नाइट्रोजन के एस्टिमेशन का था। इसके बाद में लिखो एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। ये मेथड नोट कर लो आप। मतलब मेथड तो क्या ही, मोल कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली। आपको मेथड में ज्यादा याद नहीं रखना कुछ भी, कि वो कैसे बन रहा है अमोनिया। ठीक है ना, ये नहीं याद रखना। आपको बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अमाउंट बताने के लिए। ठीक है। मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। एस्टिमेशन ऑफ लिखो, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन और साथ में सल्फर। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके पास में वो बेसिकली, ठीक है ना, आपको मोल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा इसको हैलोजन्स को एस्टिमेट करते हैं, हमारा मेथड जो होता है उसको बोलते हैं हम कैरियस मेथड।
मेथड का नाम याद रख लेना कि कैरियस मेथड है हमारे पास में। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसमें लिखो 0.189 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिव 0.287 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन कैरियस मेथड। What is the percentage of chlorine in the organic compound? ठीक है, AgCl का जो मास होता है वो आप ले लेना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl कितना होता है बेटा? सिल्वर का जो वेट होता है वो 108 होता है एटॉमिक वेट, प्लस क्लोरीन का वेट कितना होता है 35.5। तो ये बेसिकली 143.5 आ जाएगा आपके पास। मोलर मास ऑफ AgCl मैंने आपको दे दिया, तो इसमें आपको परसेंटेज ऑफ Cl निकालना है। करो आप सॉल्व इसे। तो बेटा क्या करना है इसमें हमें, सबसे पहले AgCl का आप मोल निकाल लेना, मोल ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड। सिंपल ही होता है, कैसे निकलता है, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट 0.287 डिवाइडेड बाय सिल्वर क्लोराइड कितना होगा 143.5। तो इसे सॉल्व करो फटाफट, क्या आ रहा है इसमें आंसर? ये आएगा मेरे ख्याल से 2 × 10⁻³ मोल। ठीक है, AgCl के मोल आएंगे सबसे पहले 2 × 10⁻³ मोल। यही आ रहा है क्या? यस सर। अब बेटा आपको बस मोल ऑफ क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए ना, तो मोल ऑफ Cl निकाल लेते हैं। इसमें Cl का एटम एक ही दिख रहा है इसके अंदर, AgCl के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक 1:1 है। Cl एक ही है, तो इसका मतलब यही मोल किसके हो जाएंगे, क्लोराइड के भी हो जाएंगे। अब मास ऑफ क्लोराइड निकाल लो, तो मास ऑफ क्लोराइड क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है इस बार, ये याद रखना। ठीक है, 35.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने एटम्स निकाले हैं ये। ठीक है ना, इसलिए एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना हो जाएगा ये, 71 × 10⁻³ तो सब परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज W/W, मतलब क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का वेट ऊपर और नीचे टोटल वेट। टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो कहाँ पे है, ये रहा। कितना है, 0.189। ठीक है ना, तो पॉइंट 37.5%। 189 कितना आ रहा है बेटा, 37.5। यस सर। अच्छा ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो बस। तो ये आ रहा है लगभग 37.5%। ये आपके पास में परसेंटेज किसका आ गया, क्लोरीन का आ गया। हर एक मेथड ऐसा ही है, मतलब आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना, मतलब आपको वो मेथड ऑलरेडी वो समझाएगा क्वेश्चन के अंदर, आपको बस परसेंटेज निकालना है, मोल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सल्फर का भी ऐसा ही मेथड होगा इसके अंदर। ठीक है ना, आपको अगर क्वेश्चन मिले
सल्फर का, उसमें सल्फर में BaSO4 का पीपीटी देता है आपको मेथड के अंदर। ठीक है ना, मैं पैकेज के अंदर देख लेता हूँ, अगर मेथड है वैसा तो मतलब सल्फर का तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अपने को मतलब मोल कॉन्सेप्ट आएगा उस हिसाब से हम कर लेंगे उसको। ठीक है ना। ओके, चलें आगे। चलो, फॉस्फोरस का क्वेश्चन मिल गया है मेरे को, मैं फॉस्फोरस का क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ठीक है ना, सल्फर का आपको मिले तो आप कर लेना उसमें। ठीक है बेटा, आप कर सकते हो, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना उसके अंदर। ठीक है, मैं फॉस्फोरस का, ठीक है ना, क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो 0.40 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड containing phosphorus gave 0.444 gram of magnesium pyrophosphate Mg2P2O7 दे रहा है by usual analysis. Calculate percentage of phosphorus. Calculate percentage of phosphorus in the compound. ठीक है, करो। क्या आ रहा है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। 15.5, 38, 62, 31। सर ऑप्शन 4 31%। 31 आ रहा है क्या? इसका आई हाँ गेस सर। मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है इस कंपाउंड का जो आपको लिखा हुआ है Mg2P2O7, लाइक 444 ही आ रहा है या 222 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा होगा दोनों टू में से ट्वेंटी कुछ। टू 222, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है, अपने सॉल्व करते हैं इसको बेटा, कैसे करना है देखो, सिंपल है। पहले आप क्या करोगे, मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। तो 0.444 डिवाइडेड बाय 222 आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आएगा आपके पास में बेटा 2 × 10⁻³ मोल।
अब इसमें फॉस्फोरस कितना है, तो मोल ऑफ फॉस्फोरस हो जाएगा ट्वाइस, पी एटम्स के मोल्स कितने हो जाएंगे, तो ट्वाइस हो जाएंगे इस वाले मोल के। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में 4 × 10⁻³ मोल। अब परसेंटेज W/W, तो 31 एटॉमिक वेट होता है फॉस्फोरस का, इंटू 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल जो वेट गिवन आएगा वो 0.4 गिवन है आपको सब्सटेंस का, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो दिया है, तो डिवाइड कर देंगे उससे, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये जब आप सॉल्व करोगे ये सब कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, अब क्या इसमें आ जाएगा 31%। ठीक है बेटा, कोई डाउट इसमें? ठीक है, चले आगे, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो यही मतलब आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है बेटा। ठीक है ना, यही क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। अब मैं लास्ट पॉइंट करा रहा हूँ आपको, जो रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट होता है। ठीक है ना, लिखो बेटा, हेडिंग डालो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो लिखो टॉटोमेरिज्म, ये बेसिकली हम एक काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल सकते हो आप इसको। इट इज ए काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म, इसमें लिखो इट अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ H+ ion in the molecule। ठीक है, H+ आयन जो होता है वो H+ आयन क्या होता है, एक यूं बोल सकते हो आप उसको, एक्टिव हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा होता है। एक्टिव हाइड्रोजन एटम जो होती है उसका ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है ना, इट राइजेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ H+ आयन इन द मॉलिक्यूल बिटवीन बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, तो हुआ यूं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जैसे टॉटोमेरिज्म का। सपोज हम आपके पास में ये एक कीटोन है, यहाँ पे आपके पास में H। ठीक है ना, तो ये जो कीटोन होता है, ठीक है ना, ये जो कीटोन होता है इससे हम जब यहाँ से जब हम बेसिकली देखते हैं इस H को, तो ये जो H है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो बेटा एसिडिक H। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे है, दिस इज योर कीटोन ग्रुप, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप से जो जुड़ी हुई जो कार्बन होती है उसको हम फर्स्ट कार्बन बोलते हैं, या फिर हम उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये जो कार्बन है इसको आपको क्या बोलना है, अल्फा। लेफ्ट वाली भी अल्फा है, राइट वाली भी अल्फा है, दोनों अल्फा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई, कीटो ग्रुप से जो जुड़ी हुई, ये कौन सा ग्रुप है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है। तो इससे जुड़ी हुई जो कार्बन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, और इसके पास में अल्फा कार्बन के पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो ये जो कार्बन के पास में जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हो, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, क्यों इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहा हूं मैं, इस चीज को आपको समझना है।
क्योंकि जैसे ही आप क्या करते हो बेटा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कराते हो, मतलब आपने मीडियम ले लिया OH माइनस, बेसिक मीडियम लिया आपने, जैसे सॉल्यूशन लिया आपने बेसिक मीडियम का, तो क्या करता है OH माइनस जो बेस होता है वो क्या करता है H प्लस लेता है। तो ये OH माइनस क्या करता है, यहाँ से जो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है, H प्लस ले लेगा यहाँ से। तो जैसे ही H प्लस लेगा, इस CH2 पे जो आएगा आपके पास में जो चार्ज, CH2 से H प्लस निकल गया तो इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव का, और साथ में क्या आपके पास में C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, पहले स्टेप में ये होगा, ये रिवर्सिबल स्टेप होता है आपके पास में। दूसरे स्टेप में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेशन होता है। तो आपके पास में जो आपको एक कॉन्जुगेशन सिखाया था मैंने कि एक लोन पेयर सिग्मा और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन, या नेगेटिव सिग्मा और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है आपको। जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा, एक रेजोनेंस करके यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा एक, जो कि इस टाइप से होगा। CH2 यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड, और इधर आ गया O पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, और इधर क्या आ गया आपके पास में CH3। तो पहले स्टेप में, ये जो पहला स्टेप था आपके पास में, ये पहला स्टेप था स्टेप 1। इसमें क्या हुआ था, H प्लस लूज किया था इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने। आपने बेसिक मीडियम लिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसने H प्लस लूज किया, और वो H प्लस जब लूज हुआ तो नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, कॉन्जुगेशन में था, तो आपने यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये कोई स्टेप नहीं होता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप चेंज कर रहे हो ये कोई स्टेप नहीं है बेटा, क्योंकि ये दोनों ही मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकल होते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। ये कोई स्टेप में काउंट नहीं होगा आपका। ये जो स्टेप आपने, ये जो एरो लिखा है, ये आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए लिखते हो आप ऐसा एरो, तो ये कोई स्टेप में काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। पहला स्टेप हुआ, H प्लस लूज हुआ, ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट ज्यादा करेगा क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया। लास्ट स्टेप में क्या होता है आपके पास में, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल, जो क्योंकि अपनों ने मीडियम क्या लिया है, एक्वस लिया है। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर होगा वहां पे मीडियम। तो ये क्या होता है, H2O से क्या करता है लास्ट स्टेप में, यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, H2O से H प्लस ले लेगा, ठीक है ना। H2O से H प्लस ले लेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये O पे चले जाएंगे वापस। तो आपके पास में यहाँ पे बनेगा, आपके पास में यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, O पे साथ में H आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, OH माइनस। तो ये जो है ये आपके पास में दो स्टेप में आपने ये किया, स्टेप 2 है ये आपके पास में, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि स्टेप 1 में आपने एक OH माइनस मोल्स, अगर मैं पूछूं मोल्स ऑफ OH माइनस कितने यूज हुए, मोल्स ऑफ OH माइनस यूज्ड इन दिस प्रोसेस, कितने OH माइनस यूज किए। तो पहले में एक मोल OH माइनस यूज हुआ, यहाँ पे H2O बना उसने, ठीक है ना, H2O बनाया। दूसरे स्टेप में OH माइनस वापस से मिल गया, तो बताओ कितने OH माइनस यूज करें। तो 0 होगा आंसर आपका। आपने OH माइनस जितने यूज किए उतने ही दोबारा दूसरे स्टेप में आपके बन गए। तो मोल्स ऑफ OH माइनस यूज्ड कितने हो गए आपके पास में, दो, दो नहीं सॉरी 0 हो गया, क्योंकि आपने एक पहले यूज किया और एक अब क्या हो गया, वापस बन चुका है, ठीक है ना। तो मोल्स ऑफ OH माइनस यूज कितना हो गया, 0। तो जिस स्पीशी के मोल्स यूज नहीं होते हैं रिएक्शन में, जितने पहले लिए थे आपने उतने ही वापस मिल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। तो ये टॉटोमेरिज्म जो हो रही है ये OH माइनस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है ना। और इसमें हो क्या रहा है कि आपकी जो ये जो फॉर्म बन रही है, ये जो आपके पास में जो कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इनऑल। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनॉल। इनॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए इन बोलेंगे, और अल्कोहल आ रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, इनॉल। ओवरऑल ये जो आपने जो किया है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म।
ठीक है। और ये दोनों कंपाउंड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। बोथ कीटो एंड इनॉल आर टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर। और इसमें क्या हो रहा है, H का मूवमेंट हो रहा है। अगर आप H का मूवमेंट देखोगे तो H का मूवमेंट देखो, यहां से जो ये H है इस कंपाउंड से निकला, और इस कंपाउंड में ये H कहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है ना। तो ये H प्लस के मूवमेंट के कारण होता है, जो एसिडिक H होता है। ठीक है, जो एसिडिक H होता है। तो आपके पास में ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है ये इस पे डिपेंड करता है कि ये आपके पास में एसिडिक H है या नहीं है। ठीक है ना, एसिडिक H या अल्फा H है या नहीं है कीटो के पास में। अगर एसिडिक H होती है तो कीटो फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम विद इनॉल फॉर्म, वहां पे टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। अब आपको टॉटोमेरिज्म कब कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, टॉटोमेरिज्म कब कब एग्जिस्ट करता है वो आपसे पूछ सकता है। तो टॉटोमेरिज्म की कुछ कंडीशन होती है, वो अपने लिख लेंगे। टॉटोमेरिज्म जैसे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने के लिए कीटो ग्रुप के बगल में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि आप मैकेनिज्म में देख रहे हो H यहाँ से निकला सबसे पहले, ठीक है ना, और फिर नेगेटिव चार्ज आया आपके पास में, फिर वो डिकॉन्जुगेशन में भी होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के कारण यहाँ पे O पे माइनस चार्ज आया, और फिर ये माइनस चार्ज ने क्या ले लिया, H ले लिया यहाँ से। तो ये मैकेनिज्म पूरी आपको ध्यान होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल पाए कि वहां पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात बताता हूँ। ठीक है ना, जो ये एसिडिक हाइड्रोजन है इसकी अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगला लिखो इसमें, लिखो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H एटम। तो मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 ये मेरा फर्स्ट कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड ले रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। और तीसरा कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। तो आपको इसमें, ठीक है ना, तीन हाइड्रोजन एटम्स, अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम इसको, दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। तो आपको ये जजमेंट बताना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें। ठीक है ना। तो बेटा सबसे ज्यादा जो एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आता है हमारे पास में, वो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना, जो बेस ज्यादा स्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप देखो, जब पहला जो कंपाउंड आप जब इससे कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो आप बनाओगे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। आपने कॉन्जुगेट बेस बनाया पहले। इसमें आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखेंगे, दो। ठीक है ना, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर O के साथ में जाएगा, इसके ऊपर जा रहा है ये नेगेटिव चार्ज, देखो ये नेगेटिव चार्ज जाएगा बेटा O पे, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, तो वो एक स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। O पे माइनस चार्ज स्टेबल होता है ना, तो आपके पास में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कि स्टेबल है, जिससे आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। क्योंकि एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका, वो क्या है बेटा, स्टेबल। मतलब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो आप, CH3 C O पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, पहला या दूसरा? तो स्टेबल कौन सा है बेटा, दूसरा।
क्योंकि दूसरा। नेगेटिव चार्ज आ रहा है किस पे, ऑक्सीजन पे, तो ये ज्यादा स्टेबल है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इतना स्टेबल नहीं है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड मोर स्टेबल। तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है कार्बन से तो जुड़ी हुई है, पर फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेशन में है वो किस कौन से एटम के साथ में है, कॉन्जुगेशन में किस एटम के साथ में है? कौन सा एटम दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए मैं इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलता हूँ। समझ में आई बात? ठीक है बेटा। अब हमें ये बताना है यहाँ पे कि ये जो दूसरा जो है इसमें क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन कम है या फिर ये एसिडिटी इसकी ज्यादा है। तो वो हम डिपेंड करेगा कैसे कि मतलब आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बना के देखना पड़ता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस आएगा CH पे माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेटा ये दो जगह कॉन्जुगेशन में है। एक तो आपको राइट लेफ्ट साइड में दिख सकता है कॉन्जुगेशन, यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है इसका। और ठीक है ना, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं अपने यहाँ पे CH3CO माइनस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बेटा। और एक कॉन्जुगेशन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये नेगेटिव चार्ज इस साइड आ जाए और यहां से कॉन्जुगेशन में आ जाए, तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है ना यहाँ पे। समझ में आ रही बात? तो एक और कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा आपके पास में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CO माइनस CH3। तो इसके टोटल स्टेबल जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो ज्यादा बन रहे हैं आपके पास में। इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, मोर रेजोनेंस देन द फर्स्ट वन। ठीक है ना। तो ज्यादा रेजोनेंस होने से, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इस वाले कॉन्जुगेट पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ज्यादा C डबल बॉन्ड O आ रहे हैं। ऐसा ही थर्ड में आप देखोगे बेटा वहां पे 3 C डबल बॉन्ड O आ रहे हैं। तो ज्यादा इफेक्ट होने के कारण मैं ये बोल सकता हूँ, ज्यादा कॉन्जुगेशन होने के कारण मैं ये बोल सकता हूँ कि थर्ड जो होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा A B और C। एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस ये आएगा A B और फिर आपके पास में सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो क्या आ जाएगा, C। इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे चेक करते हैं। समझ में आ रही बात? यस समझ सर। में आ रहा है? ठीक है ना। तो आपको ये पहचानना होता है हमेशा कि कौन सा सबसे ज्यादा, ठीक है ना, एसिडिक हाइड्रोजन रख रहा है। ठीक है ना। बट मतलब साथ में ये भी ध्यान रखना कि इससे होता क्या है, इससे टॉटोमेरिज्म अराइज होती है एसिडिक हाइड्रोजन से। ठीक है ना। जितनी एसिडिक हाइड्रोजन होगी उतनी ही बेटर प्रोबेबिलिटी होगी टॉटोमेरिज्म की, उतना ही ज्यादा चांस होगा टॉटोमेरिज्म का जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है ना। तो कंडीशन अपने लिखते हैं कि टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है। लिखो कंडीशन, कंडीशंस ऑफ टॉटोमेरिज्म। ठीक है। तो पहला हमें जो कंडीशन हमें देखना है वो कंडीशन हमें देखना है फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स किसे बोलते हो? ठीक है ना, जिसको जिसमें हमारे पास में एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं उन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। किन्हें बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, किन्हें बोलेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं उनको हम कंबाइंडली कार्बोनिल्स बोलते हैं या कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। तो उनमें हमें चेक करना है क्योंकि इसमें टॉटोमेरिज्म होता है। ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होती है वो लिखो, एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन
एसिडिक हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। एक कम से कम एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, कम से कम एक, तो वहां पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स लिख देता हूं। सर हाँ बेटा। सर 1 सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल कर लो। हम्म। यस सर, ठीक। तो मैं आपको कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स दे रहा हूं, ठीक है ना। आपको उसमें एसिडिक हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन पता लगानी है कितनी है, और ये भी मार्क करना है कि वहां पे टॉटोमेरिज्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, अपने डिस्कस करते चलेंगे, मैकेनिज्म भी डिस्कस करते जाएंगे कि टॉटोमेरिज्म की होने की क्या मैकेनिज्म होती है। पहला कंपाउंड लिखो आप, CH3 C डबल बॉन्ड OH। दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। पहले में आप मेरे को बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितनी है बेटा। ये अल्फा कार्बन है, तो कितनी अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है? 3। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? इस कार्बन से जुड़ी हुई कितनी हाइड्रोजन दिख रही है सभी को? 3। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, तो आपको बोलना है यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि हमें तो एक ही चाहिए। यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो आपके पास में यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकती है। ठीक है ना। बेसिक मीडियम जब आप लेते हो तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा इनॉल में। अभी ये कौन सी फॉर्म है? कीटो फॉर्म है, ये इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा। यहाँ पे अगले कंपाउंड में कितनी अल्फा है बताओ? सर 6। 6। तो ये दोनों साइड से, ठीक है ना, H+ निकाल के हम यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल के कॉन्जुगेशन करके, ठीक है ना, हम टॉटोमेरिज्म करवा सकते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? सर 2। हाँ बेटा। तो ये वाला जो कार्बन है, आपको ये वाला कार्बन अल्फा बोलना है। ठीक है ना। और अगला जो है वो अल्फा नहीं है बेटा। ठीक है, कॉन्जुगेशन में नहीं होगा वो, वहां से हाइड्रोजन एसिडिक भी नहीं बोल सकते हो आप, क्योंकि वो रेजोनेंस में नहीं जाएगी। एसिडिक हाइड्रोजन कितनी बोलोगे आप? अल्फा हाइड्रोजन कितनी बोलोगे आप? 2। ठीक है, तो बताओ इसमें कितनी है? 2। और क्या टॉटोमेरिज्म होगा? तो आपको बोलना यस, टॉटोमेरिज्म यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला लिखो CH3 होल ट्वाइस CH डबल बॉन्ड OH। इसमें कितनी है? सर इस 1। इसमें कितनी है? 1। तो क्या टॉटोमेरिज्म हो सकता है? यस सर। 1 से भी हो जाता है बेटा। CH3 होल 3, यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 0। हाँ, 0 देखिए यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पे टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं हो सकती बेटा। ठीक है ना, ये इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगला जैसे HCOH, इसके पास में कितनी अल्फा हाइड्रोजन है?
जीरो सर जीरो 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 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये भी नहीं जा सकता टॉटोमेरिज्म में, सिंपल होता है ये। अगला है जैसे पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी? तो पीएच का मतलब क्या है? पीएच का मतलब है कि P आपने यहाँ 6H पे 5 बेंजीन नेगेटिव जोड़ा हुआ है। हाँ बेटा, पीएच का मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब आपने यहाँ पे वो जोड़ दिया है, इसलिए नेगेटिव नहीं आता वो, आपने यहाँ पे बेंजीन को जोड़ दिया है। तो अभी आप जब देख रहे हो तो ये जो पोजीशन है बेटा, जो जुड़ा हुआ जो कार्बन है, दिस कार्बन डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। इस पे जुड़ी हुई जो बेंजीन रिंग है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन हो गए? अल्फा हाइड्रोजन जीरो। तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब कोई टॉटोमेरिज्म यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। ठीक है, चार बॉन्ड बने हुए हैं ना इस कार्बन के, कोई हाइड्रोजन लगाने की जगह ही नहीं है। ठीक है, ओके, यस चले सर आगे। यस सर Yes, sir. पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इसमें कितने अल्फा है? सर थ्री Three. थ्री इसमें थ्री राइट साइड में तीन है। तो क्या यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा? आप बोल रहे यस, यस सर हो जाएगा यहाँ पे टॉटोमेरिज्म। ठीक है, नाइन्थ पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, बताओ यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो पाएगा? नहीं सर नहीं हो पाएगा। नहीं सर तो यहाँ पे अपने क्रॉस लगा देते हैं, टॉटोमेरिज्म यहाँ पे नहीं हो सकता बेटा। अगला कंपाउंड है ये, इसमें आपको बताना है कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सर चार हाँ बेटा, यहाँ फोर पे चार अल्फा हाइड्रोजन है। आपको ये जो कार्बन दिख रहा है, इस पे दो हाइड्रोजन एटम बनाने हैं, है ना। और इधर भी आपको पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यहाँ पे भी दो अल्फा हाइड्रोजन, चार अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म एकदम सेम रहेगी। ठीक है ना, जैसा कि अपनों ने डिस्कस किया था सेम मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। अच्छा, बहुत सिंपल सिस्टम भी अपने एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका जो टॉटोमेरिज्म होने के बाद में होगा क्या, कैसा होगा वो देख लेते हैं। देखो, आप यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया करो। ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे, अल्फा को 1, 2 कार्बनों को और 3 ऑक्सीजन को। इसके बाद में हमें क्या करना होता है, इस 1 पोजीशन से हाइड्रोजन को 3 पोजीशन पे शिफ्ट करना है। 1 3 टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं कभी कभी इसको। फर्स्ट कार्बन से कहाँ पे लेके चले गए, अपने तीसरे ऑक्सीजन पे लेके चले गए, तो 1 3 इनमें चेंज करेंगे। और हाइड्रोजन को यहाँ पे जब आप ऐड करोगे, तो ये जो पाई बॉन्ड है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना। तो आपका इसमें जो टॉटोमेरिज्म के बाद में आपको जो फॉर्म बनेगा, वो बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, डायरेक्ट आप बना सकते हो, मैकेनिज्म नहीं करना आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। और अगर आपको मैकेनिज्म के थ्रू चलना है, तो आप OH माइनस लोगे सबसे पहले, बेसिक मीडियम। OH माइनस सबसे पहले H लेगा पहले स्टेप में। ठीक है ना, आपको क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपको क्या बनाना है सबसे पहले, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। तो आपने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया इसका। फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो O माइनस है ये क्या करेगा बेटा, जो H2O होता है, जो H2O होता है उससे O माइनस H प्लस ले लेता है।
ठीक है, तो आप पूरी मैकेनिज्म तो ये कर सकते हो, या फिर शॉर्ट में आप समझ सकते हो 1 2 3 लिखो, ऐसे अल्फा से चालू करो 1, फिर लिखो 2 3 ऑक्सीजन को, H को ले जाओ अल्फा से उठा के ऑक्सीजन के ऊपर, और जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसका डबल बॉन्ड आप शिफ्ट कर दो कहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में, ईन फॉर्म बना दो वहां पे, इनॉल। ठीक है, इनॉल, समझ गए इनॉल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ऑल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्कोहल है। ठीक है, तो ये इनॉल फॉर्म बन सकती है इसके अंदर, क्योंकि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कर सकता है। याद रह जाएगी बात, चले आगे। यस सर। चलो, अगला कंपाउंड आपको बताना है कि उसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सर 2। दो, तो वेरी गुड, क्योंकि राइट साइड में तो नहीं है ना, क्योंकि राइट साइड में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, मिथाइल। कार्बन लगा दिया आपने। हाँ, मिथाइल लगा दिया, मिथाइल CH3, मतलब यहाँ पे मिथाइल है, तो राइट साइड में तो आपकी सारी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई कर दी है मैंने, मतलब इसको कार्बन को 4 डिग्री कार्बन क्वाटरनरी कार्बन भी बोलते थे अपने स्टार्टिंग में अपनों ने पढ़ा था। तो बताओ टॉटोमेरिज्म इसमें होगा, तो यस हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपकी अभी हाइड्रोजन बची हुई है। ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। बताओ ये करेगा क्या टॉटोमेरिज्म, नहीं सर। नो नहीं, सर। क्योंकि इसमें 0 हाइड्रोजन है एसिडिक, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म नहीं करेगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है आइडेंटिफाई करना हमें। ठीक है ना, बहुत सिंपल होता है। आगे बढ़ते हैं अपने। तो आपको ये बताना है ये टॉटोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। देखो, ये जो केस मैंने लिखा है ये एक स्पेशल केस है बेटा, इसको हम बोलते हैं, इसको पैरा टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ये ध्यान से समझना आपको। देखो, पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें आपको लिखना है मैकेनिज्म। ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट काइंड ऑफ टॉटोमेरिज्म है। तो आप क्या करते हो, जैसे ये देखते हो भाई कि ये जो है आपके पास में ये अल्फा पोजीशन है, और अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। पर देखो बेटा, अगर आपने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके नेगेटिव चार्ज लिया और कॉन्जुगेशन किया, ठीक है ना, सपोज आपने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, और आपने यहाँ पे कॉन्जुगेशन किया, तो ये कॉन्जुगेशन अलाउड नहीं है, रिंग अलाउ नहीं करेगा ये कॉन्जुगेशन। बताओ क्यों, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्जुगेशन रेजोनेंस मतलब इसको डीलोकलाइज कर दिया, तो ये जो है ये पाई बॉन्ड में काउंट होगा, ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, अगर ये रेजोनेंस करेगा तो आपके पास में पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आप यूं रेजोनेंस करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो कार्बन दिख रहा है आपको, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। और sp होना अलाउड नहीं है, क्योंकि रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत डेवलप हो जाता है। sp का आइडियल बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री, जबकि हेक्सागोनल रिंग में ये जो एंगल होगा ये 120 डिग्री। तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये ध्यान रखना, इन ए रिंग sp कार्बन एटम कभी नहीं एग्जिस्ट करवाना हमें, ठीक है ना। 6 कार्बन की रिंग में sp कार्बन एटम कभी नहीं करवा सकते हो आप, समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे Yes, sir. अल्फा तो है पर वो रेजोनेंस में तो जा ही नहीं पा रहा है, तो ये एसिडिक नहीं है। तो ये हाइड्रोजन तो है अल्फा, हाइड्रोजन तो है ये अल्फा, ठीक है ना, पर इसको आप कॉन्जुगेशन नहीं करवा सकते हो, रेजोनेंस नहीं करवा सकते हो, ये दिक्कत है, ठीक है ना। बिकॉज एक sp हाइब्रिडाइजेशन आने से ये जो आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना बेटा, ये एक हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर है। मतलब आप यहाँ पे O पे माइनस तो भेज दोगे पर हाईली स्ट्रेन्ड है, और हाईली स्ट्रेन्ड जब होता है तो मतलब बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, और हाईली अनस्टेबल RS हम नहीं बनाते हैं, तो ये कोई RS नहीं है, ठीक है, तो ये कोई रेजोनेंस नहीं हुआ। अगला पॉसिबिलिटी देखते हैं, ये तो चलो भूल जाओ तुम, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर यहाँ पे कार्बन एटम रिंग के अंदर sp बन जाए तो वो नहीं करना अपनों को, ठीक है ना। फिर यहाँ पे चलते हैं, तो बेटा ये पोजीशन कौन सी है, अगर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो ये पैरा पोजीशन होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन इस पे जुड़ा हुआ तो ऑर्थो मेटा पैरा। तो यहाँ पे क्या आपके पास में 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, आप क्या करते हो सबसे पहले स्टेप में यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप H एब्स्ट्रैक्ट करोगे बेटा, तो आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड दिखेंगे इस टाइप से, ऐसा मैं बना सकता हूँ ना। अब क्या होगा बेटा आगे, इसके बाद में होगा रेजोनेंस। आपको दिख रहा है ना लोन, नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई वाला कॉन्जुगेशन, तो आप कराओ यहाँ पे रेजोनेंस, और रेजोनेंस ऐसे कराओ कि यहाँ पे O पे माइनस आ जाए, ठीक है। रेजोनेंस इस टाइप से हमने करवा दिया, ओके। जिससे क्या हुआ, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया इस टाइप से, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया O माइनस। तो आप देखो ये जो है, ये रिंग कैसी बन गई बेटा, एरोमेटिक रिंग बन गई। रिंग कैसी बन गई आपकी, एरोमेटिक रिंग बन गई आपकी, ठीक है ना। और एरोमेटिक रिंग तो बहुत स्टेबल होती है, एरोमेटिक रिंग तो बहुत स्टेबल होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा सिस्टम मिले, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन से आपको एब्स्ट्रैक्ट कराना है पैरा से, और कॉन्जुगेशन करते हुए आपको ऑक्सीजन तक पहुंचाना है नेगेटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग O पे माइनस होता है तो वो क्या करता है बेटा, H2O से क्या करेगा वो, H को एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट करवाएगा. कर लेगा, और उससे क्या बनेगा आपके पास में, फिनॉल बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो इससे आपके पास में क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन गया, फिनॉल। इन ऑल देखो इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। तो फिनॉल में फिनॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इन और ऑल दोनों आ रहा होता है, ठीक है। तो आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में पैरा टॉटोमेरिज्म केस है, तो आपको 13th का स्टार लगाना है इस पे मार्क, ठीक है ना, पैरा टॉटोमेरिज्म है यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है ना। फिनॉल बना लेना है इसके अंदर, ठीक है। पहले हमारे पास में ये कीटो फॉर्म था, और फिर ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, पैरा पोजीशन से हमने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवा दिया, ओके। अगला केस है, सर आप 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दोगे. हम्म, यहाँ पे यस और सर. हाँ, ठीक।
सर तो इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन कितने लेंगे? 2 लेंगे बेटा। मतलब ये अल्फा ठीक है। हाइड्रोजन नहीं, मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन लेंगे। इनको अल्फा नहीं बोलेंगे हम, इनको हम्म, बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। गामा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन दिस, ठीक है सर। अल्फा इज नॉट एसिडिक। डन सर, थैंक यू। इसमें बताना है आपको कि यहाँ पे क्या टॉटोमेरिज्म हो सकता है, नॉर्मल या फिर पैरा। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2 मिथाइल लगा दिए, यानी कि वो हाइड्रोजन जो अपने गामा से निकाल रहे थे वो भी अब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको बोलना है यहाँ पे कोई टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता है, ना तो नॉर्मल टॉटोमेरिज्म हो सकता है। यहाँ पे आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन तो है, पर दे आर यूजलेस अल्फा हाइड्रोजन, दे आर नॉट एसिडिक। ठीक है ना, दे आर नॉट एसिडिक। ठीक है, तो ये केस आपको ध्यान रखना है, ऐसे में आप टॉटोमेरिज्म नहीं करवा पाते हो। ठीक है, चले आगे। चले आगे बेटा। यस सर। यस सर। एक और केस लिखो आप, जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड का केस। देखो बेटा, ये जो केस है, इस केस में आप बोलोगे भी कि यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पे जो ये होता है ब्रिज हेड जो कार्बन एटम होता है उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी आपके पास में 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बट ये जो अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, अगर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हो बाय यूजिंग ए बेस, ठीक है ना, अगर आप इसको एब्स्ट्रैक्ट करते हो बाय यूजिंग ए बेस, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ये जो कार्बन होता है ये sp3 तो हो ही सकता है। ये जो ब्रिज हेड है ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट रखना चाहता है, sp3 तो रखना चाहता है। ठीक है ना, पर यू कैन नॉट डीलोकलाइज दिस। बताओ क्यों। एक ब्रेड्स रूल लिखा था हमने, उसमें हमने ये लिखा था बेटा कि ये कॉन्जुगेशन में तो है, पर यू कैन नॉट डीलोकलाइज दिस। अगर आपने डीलोकलाइज किया तो क्या हो जाएगा, बताओ। 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। नहीं, 2 पाई बॉन्ड नहीं आ रहे बेटा, एक ही तो आ रहा है, दूसरा तो पाई बॉन्ड वो sp चला जाएगा। हाइब्रिडाइज हो जाता। नहीं 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 नहीं, sp2 हो जाता है, sp2 हो जाता है बेटा, sp नहीं होगा ना। देखो आपने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया, तो आप बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गई, 3 सिग्मा है ना, sp2। sp2। पर ये sp2 हो ही नहीं सकता, sp2 का मतलब तो क्या होता है, प्लेनर होता है, और ये रिंग प्लेनर नहीं होती है बेटा, ये रिंग क्या होती है, हमेशा 3D में होती है। ठीक है ना, ये अगर आपने इसको प्लेन में ले जाने की कोशिश करी ना तो ये रिंग कोलैप्स कर जाएगी, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे इस रिंग के। तो ये भी जो पॉसिबिलिटी है sp2 ऑन द ब्रिज हेड, तो ये कभी sp2 नहीं हो सकता, नेवर बी sp2 एट द ब्रिज हेड इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है ना, तो आप ये वाला रेजोनेंस जो है ये करवा नहीं सकते हो। तो इस लोन पेयर को आप बोलो कि क्या बोलोगे, लोकलाइज बोलो या डीलोकलाइज बोलूं मैं इसको। इसको बोलो बेटा लोकलाइज लोकलाइज्ड। लोन पेयर। और लोकलाइज लोन पेयर होता है तो ही हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हम क्या बोलेंगे, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बोलेंगे, sp3। ऐसा ही फ्री रेडिकल का भी आया था ना, एक क्वेश्चन आपने किया होगा जिसमें फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी है, एक तो CF3 में पूछी हुई है, एक इसमें पूछी हुई है आपसे फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। याद करो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन है एक पैकेज में।
ठीक है ना, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये फ्री रेडिकल जो है आपके पास में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी हुई है इसकी। तो ब्रिज हेड की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको बिना सोचे sp3 करनी है, ठीक है ना। ब्रिज हेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp3 ही रहती है, कभी वो sp2 नहीं हो सकती। समझ में आई बात? इतना क्लियर सर हुआ ब्रिज बेटा? हेड के अलावा लेकिन sp3 मतलब sp2 हो सकता sp2 है हो ना? सकता है, हाँ हाँ हाँ, और सर उसमें ये हो सिर्फ सकता है। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में ही होगा ना? हाँ हाँ हाँ, बाईसाइक्लो में। तो ये वी कैनॉट यूज दिस, ठीक है ना, कैनॉट, ठीक है ना, बी यूज्ड। समझ गए? इस हाइड्रोजन को यूज नहीं कर सकते हो आप टॉटोमेरिज्म में। समझ गए क्या दिक्कत है? कॉन्जुगेशन में तो वो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, ठीक है बेटा। तो टॉटोमेरिज्म तो होगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो दो हाइड्रोजन है, ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों इनमें से निकल जाए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में दूसरी तरफ से पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर रेजोनेंस कर रहा है एक हाइड्रोजन है इसमें, तो ये sp2 है और ये sp2 हो सकता है, ठीक है बेटा। यस सर। तो इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, ओके। चले आगे। सर एक सेकेंड। सर तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 बोलेंगे। अल्फा 3 ही बोलना है आपको, एसिडिक 2 ही बोलेंगे। ओके ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन 3 बोल देना। पर इसमें आप एसिडिक बोलेगा तो एसिडिक तो वही होता है जो कॉन्जुगेशन में होता है, ओके सर। ठीक है। दो ज्यादा एसिडिक है, वो एक जो है वो ज्यादा एसिडिक नहीं है, ठीक है, चले आगे। तो इस टाइप के टॉटोमेरिज्म के सवाल आपके पास में आ सकते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो टॉटोमेरिज्म। ये AIPMT शायद 2015 में आया हुआ सवाल है।
बताओ बेटा। सर सी होगा क्या ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो, पहले में नॉर्मल टॉटोमेरिज्म हो सकता है, जो अल्फा पोजीशन पे राइट साइड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी हैं, यहां से हो जाएगा। ठीक है। दूसरे में आपके पास में पैरा टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन आप निकालना है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में है। पैरा पोजीशन से आप नेगेटिव चार्ज लेते हुए कॉन्जुगेशन करते हुए आप यहाँ पे इनॉल तक पहुंच सकते हो। समझ में आ रही है बेटा? आप ये नहीं यूज कर सकते इसके अंदर, ये वाली हाइड्रोजन यूज नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है और ये पोजीशन पे हाइड्रोजन किसी काम की नहीं है। ठीक है। और थर्ड में आपके पास में क्या हो जाएगा, अगेन पैरा पोजीशन से क्या हो जाएगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, पैरा टॉटोमेरिज्म। तो इसमें आपके पास में तीनों में ही टॉटोमेरिज्म हो रही है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ओके। सर अगर वो हमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पूछे तो जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो ये वाला हाइड्रोजन हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको अल्फा हाइड्रोजन में इंक्लूड करेंगे या नहीं? अल्फा हाइड्रोजन तो बोल सकते हो आप, क्योंकि अल्फा का मतलब ही बस ये है कि फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट वाला पोजीशन पे कार्बन होना चाहिए, और कार्बन वो जो हाइड्रोजन है वो मतलब एडजेसेंट कार्बन पे ही है, वो मतलब होता है अल्फा का। ठीक है ना, बोल सकते हो आप, इसको काउंट कर सकते हो अल्फा पोजीशन पे है। अल्फा पोजीशन पे यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये दोनों किसी काम की नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। जो द फॉलोइंग कैन शो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। सर ऑप्शन डी। हम्म, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। पहला क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सर यहाँ ये पे आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो है पर ये काम की नहीं। ठीक है ना, ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जा सकती है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है पर ये काम की नहीं है। ठीक है ना, बस आपको ये यहाँ पे दिख रहा है, बस यहाँ पे आपके पास में क्या है, हाइड्रोजन जो है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये डीलोकलाइजेशन में जा सकती है। तो केवल थर्ड कंपाउंड जो है वो ही बस कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म देख सकते हैं। ओके। और लास्ट लिखो इसमें कि एक और पॉइंट लिख लेना, लिखो HCN एंड
HNC आर टॉटोमर्स, इन्हें हम टॉटोमर्स मानते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है हमारे पास में कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है मेरे पास में। तो आप इसको बोल सकते हो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाली टॉटोमेरिज्म ही होती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या है, H यहां से रिमूव करके, ठीक है ना, आपको यहाँ पे भेजना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में HNC में ये कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे H को नाइट्रोजन पे ट्रांसफर करना है कार्बन से हटा के, ठीक है ना। तो कभी आपसे पूछ ले कि HCN और HNC में क्या रिलेशन है, क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है, क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स है, तो आपको फंक्शनल आइसोमर्स नहीं बोलना, आपको पहले इसको क्या बोलना है, टॉटोमर्स। फिर आप बोल सकते हो, हाँ भाई अगर टॉटोमेरिज्म नहीं है ऑप्शन में तो आप बोल सकते हो कि फंक्शनल आइसोमर्स भी है। बट आपको ध्यान रखना है कि सभी टॉटोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो ऑल टॉटोमर्स आर, जो भी टॉटोमर्स होते हैं एक दूसरे के, आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हमेशा ही होते हैं। बट आप देख पा रहे हो कि टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा होता है, H का ट्रांसफर हो रहा होता है। तो कभी कभी टॉटोमर्स को अपने क्या बोल देते हैं, प्रोटोट्रॉफ्स भी बोल देते हैं। प्रोटोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है कि H, प्रोटॉन का मतलब होता है H, ठीक है ना। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होने से ये बन रहा होता है, तो टॉटोमेरिज्म H के ट्रांसफर से है, तो यहाँ पे आपके पास में H का ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास में एक और कंपाउंड होता है, जैसे HNO2 एंड HONO आर टॉटोमर। ये भी एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, ठीक है। ज्यादातर आप HNO2 इसी फॉर्म में दिखाते हो, मतलब यही फॉर्म में आप दिखाते हो, एसिड होता है HNO2, ठीक है ना। और HNO2 का एक और फॉर्म भी है, वो HNO2 ऐसे भी बनाते हैं अपने, पर ये अनस्टेबल होता है। ये एसिडिक फॉर्म ऑफ नाइट्रस एसिड होती है, HONO। तो ये दोनों टॉटोमर हैं एक दूसरे के, कोई कभी आपसे सवाल आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, दोनों टॉटोमर हैं। फिर यूरिया एंड थायोयूरिया, यूरिया जो होता है वो H हटा के अपने यहाँ पे भेज देते हैं, डबल बॉन्ड को यहाँ पे, तो क्या बनता है वहां पे आपके पास में यूरिया, और ये बनता है हमारे पास में, ठीक है ना, आइसो यूरिया बोलते हैं इसको, थायोयूरिया नहीं, आइसो यूरिया। तो यूरिया एंड आइसो यूरिया आर ऑल्सो टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, सॉरी, ये लिखो यहाँ पे यूरिया है एंड आइसो यूरिया आर ऑल्सो टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये इतना आपके पास में होता है, ठीक है ना, टॉटोमेरिज्म में। आपको बस ये पहचानना होता है कि टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कब कब करेगी, ठीक है, ओके। अब आप डाउट पूछ लो, जो भी आपके पैकेज में डाउट है। कल भी हमारी क्लास है एक ऑफलाइन, TR01 की, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लो आप, ऑर्गेनिक जो भी डाउट है वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये GOC जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे, ठीक है ना,
तब तक मतलब अभी 12th को भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है, मतलब आपको अच्छे से करनी चाहिए ये चीज, ठीक है ना, क्योंकि पूरी बेस ही इसी पे ही है, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी सब पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो आपको लिख लिख के करना चाहिए, ठीक है ना, एक अलग से कॉपी बना लो ऑर्गेनिक की ढंग से, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट है बेटा आपको मतलब पैकेज के अंदर, या आप कल पूछ लेना, अगर अभी नहीं है तो आपने नहीं किया होगा शायद, तो अगर करा हुआ है तो पूछ लो आप अभी। बोलो बेटा। आपने कर लिया ना पैकेज सॉल्व, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ना, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट्स, लास्ट वाला पार्ट बचा थोड़ा सा। लास्ट वाला तो वो तो आप मतलब मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट बोल रहे हो ना, हाँ, वो जो अभी भी है वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं क्वेश्चंस उसको। नहीं करे होंगे, कोई बात नहीं, वो मतलब कर लो, उनमें कोई डाउट आ भी नहीं सकता, मतलब उनमें तो यूं है कि मोल कॉन्सेप्ट में ही डाउट है, अगर उनमें डाउट है तो, क्योंकि वो तो पार्ट इनसे रिलेटेड भी नहीं था, है ना। जो हमने जो पढ़ा है ना, जो इफेक्ट्स जो हमने पढ़े हैं, उनको आप जो भी छोटे से, क्योंकि पैकेज में हो सकता है कहीं कहीं पे एक्सेप्शनल चीज भी होती है कभी कभी, तो वो आप करो उनको, आपको लगेगा कि यार ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये कोई एक्सेप्शन है क्या, तो वो पूछ लो मेरे से, क्योंकि मुझे तो पता है, पर इसमें मतलब एक दो जगह है, ठीक है ना, जैसे एक फ्री रेडिकल का आप एक क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसमें एलाइलिक फ्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबल बताया हुआ है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल से, आप करोगे क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा वहां पे, ठीक है ना। एक चीज याद रखना, एल्कीन में मैंने आपको रिएक्टिविटी की बात बताई हुई है, मैंने आपको दो टाइप की रिएक्शन बताई थी, एक हाइड्रोजिनेशन बताई थी मैंने, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है एल्कीन पे हमने करवाई थी, तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के लिए आपसे पूछता है कौन सी लेस रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिविटी जो होती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की, वो कैसे चेक करी जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से, या फिर आप यूं बोल सकते हो, जैसे मान लो आपके पास में ये सवाल है, एक मैं बता देता हूँ आपको, एक्सरसाइज में ऐसा सवाल मिलेगा, आपसे बोला है कि लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बताओ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को लेके, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, और लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है आपसे, तो कैसे बताया जाता है लीस्ट रिएक्टिव, तो देखने का तरीका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये अल्फा पोजीशन है, कितने हैं यहाँ पे 3, इसमें कितने हैं अल्फा 6, इसमें कितने हैं 12, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन स्लो करेगा, वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या करेगा, स्लो करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। देखो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जितनी एल्कीन सराउंडेड होती है ना, जितनी एल्कीन इस CH3 बल्की ग्रुप से सराउंडेड होगी, उतना ही मुश्किल होगा हाइड्रोजन का इस पे जुड़ना, समझ में आ रही है मेरी बात, हाइड्रोजन को जोड़ना एल्कीन पे मुश्किल हो जाता है जब उसके चारों तरफ ग्रुप्स होते हैं, इतना समझ में आ रहा है। यस सर। और एक और सवाल आता है, वो ये आता है कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HCl का सवाल आता है, रिएक्शन विद HCl का सवाल आता है,
तो बेटा ये जो HCl रिएक्ट करेगा किससे सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा? इसमें तो होता है स्लो। स्लो का आंसर क्या है? फोर्थ। इसमें रिएक्टिविटी कम है। पर रिएक्शन विद HCl में अगर आपसे स्लो पूछे तो आंसर फोर्थ नहीं होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजनेशन जो मेथड था इसमें हमने कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाया था, ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म था। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब इंटरमीडिएट नहीं बनाया था यहाँ पे आपने, ठीक है ना। पर ये जो मैकेनिज्म होती है HCl से रिएक्टिविटी, इसमें आपने बनाया था कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट बना था इसके अंदर। आपको मैंने एल्काइन भी लिखवाया था, एल्कीन एल्काइन दोनों में रेट बताए थे। इंटरमीडिएट क्या बनता है बताओ इसके अंदर? कार्बोकेटायन। याद है आपको? HCl से रिएक्शन कराऊंगा मैं इसकी, तो बताओ कैसी रिएक्शन होगी HCl से? पहले ये बॉन्ड ब्रेक होता है, H पे प्लस चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, ये एल्कीन इस पे अटैक करता है, ठीक है ना। जब ये एल्कीन इस पे अटैक करेगा तो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास में, ऐसा मैंने समझाया था। और एक साइड में क्या रहेगा आपके पास में? H जुड़ जाएगा। तो अब आप बताओ, इसकी जो पहला स्टेप होता है ये क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। ये इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, एक स्लो होता है। तो ये स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंडेंट है ना रेट, इस कार्बोकेटायन पे डिपेंडेंट है इसकी रेट। तो रिएक्शन विद HCl, तो जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, स्टेबल है ये, तो स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो इजीली देगा ये वाली रिएक्शन, ये वाली एल्कीन तो इजीली देगा ये वाली रिएक्शन। तो रिएक्शन आप इंपॉर्टेंट होती है बेटा। मतलब HCl से रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल है तो रेट जो होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना आपको। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है ना। अगर मैं इसमें एक और चीज भी बोल सकता हूँ, भाई एल्कीन ने इस पे अटैक किया, एल्कीन का जो पाई बॉन्ड था वो लूज इलेक्ट्रॉन था, एल्कीन ने क्या किया? इसके ऊपर अटैक किया, मतलब ऐसे यहाँ पे इस पे H पे अटैक किया। तो एल्कीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन जो होगी वो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगी। और बताओ एल्कीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी है? वो फोर्थ है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, साथ में प्लस आई भी लग रहा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी एल्कीन है आपके पास में? वो है फोर्थ। इस रिएक्शन का नाम क्या था? रिएक्शन विद HCl को नाम दिया था अपनों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद है? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो फास्ट देते हैं जिसमें रिच होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एल्कीन, वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगी। तो कौन सी एल्कीन सबसे स्लो देगी? जो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। और इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी नहीं है? तो रिएक्शन विद HCl का आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका। रिएक्शन विद HCl का आंसर क्या हो जाएगा? स्लोएस्ट कौन सी एल्कीन देगी? तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और हाइड्रोजनेशन का मतलब अलग होता है बेटा, हाइड्रोजनेशन का मतलब H2 जोड़ना है आपको, ठीक है ना। उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनाया हुआ आपने, उसमें तो बस HH जोड़ते हैं अपने, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बेटा ये सब आपको ना प्रैक्टिस से ही ये याद रहेगा, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे ख्याल से इसमें। पर वो आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। प्रैक्टिस आप करते जाओ, बस कॉन्सेप्ट आप सही अप्लाई करना, ठीक है ना। आंसर लाने के लिए अपने कॉन्सेप्ट मत चेंज कर लेना, ठीक है ना। जो आपको पढ़ाया है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखनी है, जैसे आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, फिर रेजोनेंस, या फिर एरोमेटिसिटी आ रही है वहां पे पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ऐसे ही कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी चेक करना है तो पहले वो हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी पड़ती है, किस पे बन रहा है वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप बाकी सब बातें करते हो।
किस एटम पे बन रहा है वो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले वही देखना होता है किस एटम पे बन रहा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, sp पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है या कम स्टेबल होता है? sp कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कई सारे सवाल मिलेंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है। आप इंटरेस्ट लेके पढ़ो, इसमें नंबर अच्छे लेके आओ आप। ठीक है ना, क्योंकि ठीक है ना, आप 11th में अच्छे स्कोर कर रहे हो पर और अच्छा करना है आपको। ठीक है ना, मतलब और बेटर करना है इससे। ठीक है, क्योंकि 12th में आप कर लोगे ये सब चीजें स्कोर। ठीक है ना, मतलब 12th में थोड़ा सा आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हो, आपने पढ़ लिया होता है, बीच में एक ब्रेक भी मिल जाता है थोड़ा सा। पर 11th में थोड़ा टाइम नहीं मिलता हमें, लगातार हम मेहनत कर रहे होते हैं बहुत ही रिगरसली। ठीक है ना, तो उसमें हम थोड़ा सा मेंटली ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि भाई मतलब जल्दी से खत्म हो 11th, है ना, बस खत्म कर दें। तो लास्ट लास्ट में बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये खत्म ही करना है, मतलब तो बाद में मतलब कर लेंगे, 12th में कर लेंगे। तो ऐसा मत सोचना। ठीक है ना, करना मत ऐसा। ऑर्गेनिक अच्छे से तैयार करो। ठीक है ना, ये बस लास्ट के 2 चैप्टर हैं जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके कल टेस्ट, तो टेस्ट सिंपल आने वाला है, पहले ही बता देता हूँ। जितना हमने तैयारी करा है उसके 10% 15% पे ही टेस्ट खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा यार ये क्या टेस्ट आ गया, एकदम इजी सा, है ना। पर ये नहीं सोचना, मतलब आपको और मेहनत करनी है। टॉपिक थोड़ा सा डीप है ये, टेस्ट इतना डीप नहीं आएगा। ठीक है ना, पर टॉपिक थोड़े से इसमें हमें ज्यादा डिटेल में ही समझने होते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ऑल दी बेस्ट कल के टेस्ट के लिए। कल आप डाउट पूछ लेना मेरे से, पहले आ जाना। जिनको मतलब TR2 वाले हैं उनको 3 बजे आना हो 3 बजे आ जाना। ठीक है ना, और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके, ठीक।